शाह सवार ने कहा। जोसेफ, इन 9 महीनों में मैं इतना तो इस महकमे को समझ ही चुका हूँ कि आप सारी उम्र एक ही सीट पर तो नहीं रह सकते। बस मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जहाँ कोई निजी काम न हो। अहमद भाई हंसते हुए बोले, अपनी तो ड्यूटी मैंने लगवानी है। चुपचाप कॉल सुनना, बातें करना और उनके मसले हल करना। मुझे ज्यादा बातें करना पसंद है, तो मेरी फेवरेट तो यही ड्यूटी है। अभी वे ये सारी बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। आपको 7 दिनों की छुट्टी दी जा रही है। 7 दिन बाद आपको अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करना है। अगला मैसेज उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मदन सिंह का ट्रांसफर इंग्लिश ब्रांच में, शाह सवार का ट्रांसफर जुडिशियल में, मुल्जिमों को अदालत से जेल और जेल से अदालत लाने ले जाने की ड्यूटी। जोसेफ का ट्रांसफर अफसरों की कॉलोनी के गेट पर गेट खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी। अहमद की स्नाइपर ड्यूटी, जहां वह न तो मोबाइल ले जा सकता था और न ही 8 घंटे किसी से बात कर सकता था। चारों ने अपने अपने मैसेज पढ़े और फिर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। मदन सिंह ने धीरे से कहा, ओहे, हमारी बातें कोई सुन तो नहीं रहा था? डीपीओ साहब अपने शांत दफ्तर में बैठे कुछ फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे कि अचानक उनके पर्सनल फोन पर आईजी साहब की कॉल आई। डीपीओ साहब फौरन अलर्ट होकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। जी, आईजी साहब। दूसरी तरफ से आईजी साहब की गंभीर आवाज सुनाई दी। डीपीओ साहब, मुझे हर जिले से 4 से 5 ऐसे लड़के चाहिए जिन्हें मौत का खौफ न हो। मुझे राइटर या दफ्तरी नहीं, जंगजू चाहिए। हम एक एसटीएफ बनाने जा रहे हैं जो सीधे आपके अंडर होगी और सिर्फ स्पेशल मिशंस पर काम करेगी। इनका सिलेक्शन आपको खुद करना है। ऐसे लड़के तलाश कीजिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हों। जी, सर। कॉल खत्म हुई तो डीपीओ साहब ने एक गहरी सांस ली। मौत का खौफ न हो। उन्होंने कुछ पल सोचा। ये मुश्किल काम है। उन्होंने फौरन सभी ब्रांचों से पुलिसकर्मियों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड और हालिया पोस्टिंग्स की लिस्ट मंगवा ली। कुछ ही देर बाद फाइलें उनकी मेज पर थी। डीपीओ साहब एक एक नाम और रिकॉर्ड देखने लगे। अचानक उनकी नजर कुछ खास नामों पर जाकर रुक गई। मदन सिंह। डीपीओ साहब मुस्कुराए। ये पहलवान जो इंग्लिश ब्रांच में बैठकर फाइलें तोड़ रहा है, इसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड कहता है कि ये अकेला 10 बंदों पर भारी है और निडर भी। फिर उनकी नजर दूसरे नाम पर गई। शाह सवार। ये लड़का जो कैदियों की वैन के पीछे खड़ा है, इसका आईक्यू लेवल और तफ्तीशी सलाहियत कमाल की है। हमें सिर्फ ताकत नहीं, एक दिमाग की भी जरूरत है। तीसरा नाम सामने आया। अहमद। ये स्नाइपर जो छत पर बैठा बोर हो रहा है, इसकी चुस्ती और फील्ड क्राफ्ट में कोई सानी नहीं। फिर उनकी नजर आखिरी नाम पर पड़ी। जोसेफ। डीपीओ साहब हल्के से मुस्कुराए। और ये सिक्योरिटी गार्ड जो गेट खोलते हुए भी एक फौजी लगता है, इसका निशाना पूरे जिले में बेहतरीन है। उन्होंने मेज पर रखी फाइल बंद की और मुस्कुराकर मुंशी को आवाज दी। इन चारों को अभी के अभी मेरे दफ्तर में पेश किया जाए। जब चारों को अचानक डीपीओ ऑफिस बुलाया गया तो वे सभी सहमे हुए थे। मदन सिंह को लगा शायद उसने कोई गलती मेल टाइप कर दी है। जोसेफ सोच रहा था कि शायद गेट जोर से खोलने पर उसे सजा मिलने वाली है।
अहमद और शाह सवार भी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। चारों कमरे में दाखिल हुए। डीपीओ साहब ने उन्हें कुछ देर तक गौर से देखा। फिर उन्होंने मेज की दराज खोली और एक एक करके 4 पिस्तौलें मेज पर रख दी। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। डीपीओ साहब ने ठंडे लहजे में कहा, जवानों, अगर तुम वाकई मौत से नहीं डरते तो ये पिस्तौल उठाओ, अपनी कनपटी पर रखो और ट्रिगर दबा दो। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मदन सिंह ने पिस्तौल उठाई। शाह सवार ने भी। अहमद और जोसेफ ने भी बिना एक पल गवाए पिस्तौलें उठा ली। चारों ने अपनी अपनी कनपटियों पर पिस्तौलें रखीं और एक साथ ट्रिगर दबा दिया। क्लिक। खाली चैम्बर की आवाज कमरे में गूंज उठी, लेकिन गोली नहीं चली। अगले ही पल डीपीओ साहब की आंखों में शाबाशी के बजाय भयंकर गुस्सा उतर आया। वह अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। बेवकूफ, पागल! उनकी गरजती हुई आवाज से पूरा कमरा कांप उठा। तुम्हें अपनी जान की कद्र नहीं है। जिस सिपाही को अपनी जान की परवाह नहीं होगी, वह दूसरों की जान की हिफाजत खाक करेगा? उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे खुदकुश बमबार नहीं, अक्लमंद कमांडो चाहिए। तुम लोग इस वर्दी के लायक ही नहीं हो। उन्होंने फौरन वायरलेस उठाया। कॉल की, ले जाओ इन्हें। चारों इससे पहले कि कुछ समझ पाते, गार्ड अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथों से पिस्तौलें छीन ली गईं, आंखों पर पट्टियां बांध दी गईं और सिरों पर काले कपड़े के थैले डाल दिए गए। उनके वही पुराने लोहे के संदूक भी साथ उठा लिए गए। गार्ड्स ने उन्हें घसीटते हुए एक बड़ी काले रंग की गाड़ी के पीछे डाल दिया। हर एक के साथ एक भारी भरकम रेत की बोरी रख दी गई ताकि वे हिल भी न सकें। रात के अंधेरे में गाड़ी कच्चे रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। गाड़ी के भीतर चारों खामोश पड़े थे। आखिर मदन सिंह से रहा न गया। उसने दबे हुए लहजे में कहा, शाह, ओहे, ये हमें मारने तो नहीं ले जा रहे? साथ बैठे गार्ड ने अचानक अपनी राइफल का बट उसकी तरफ मारा। खामोश रहो। मदन सिंह चुप हो गया। गाड़ी कई घंटों तक अंधेरे रास्तों पर दौड़ती रही। आखिरकार वह एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर जाकर रुक गई। गार्ड्स ने बेरहमी से चारों को उनके संदूकों समेत सड़क के किनारे फेंक दिया। गाड़ी के टायरों से उड़ी मिट्टी उनके चेहरों पर पड़ी और देखते ही देखते वह गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। कुछ देर तक वहां सिर्फ सन्नाटा था। चारों ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों की रस्सियां खोलीं, फिर सिरों से काले कपड़े हटाए। सामने घुप्पा अंधेरा था। दूर कहीं एक बहुत हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। अहमद ने हाफते हुए पूछा, हम कहाँ हैं? तभी अचानक सामने से एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी, स्वागत है, जिंदा लाशों। चारों चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। अंधेरे से एक लंबा चौड़ा कद्दावर शख्स बाहर निकला। उसने कमांडो कैप पहन रखी थी और उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम्हें लग रहा होगा कि डीपीओ ने तुम्हें सजा दी है। मदन सिंह ने धीरे से जोसेफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने खड़ा वह शख्स मुस्कुरा रहा था। असल में तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हुई है।